हाई रॉकी कोस्ट पर डोमिनेट करता है इरोजन, जिससे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत से इरोजनल लैंडफॉर्म्स जैसे कि क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टेक्स। बट कुछ ऐसे कोस्ट्स भी होते हैं जहाँ डोमिनेट करता है डिपोजिशन, जैसे कि लो सेडिमेंट्री कोस्ट, जहाँ हमें बहुत से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं जैसे कि बीचेस एंड ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। लास्ट वीडियो में हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कोस्टल एरियाज पर बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। बीचेस एंड ड्यून्स। आपने इस तरह के बीचेस की इमेज या वीडियोस को जरूर देखा होगा, या शायद आपने इस तरह के बीचेस को विजिट भी किया हो। बट क्या आपने कभी सोचा कि इन बीचेस का फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे होगा? तो बीचेस का फॉर्मेशन होने का रीजन है डिपोजिशन। वेव्स जब कोस्टल एरियाज को इरोड करती हैं, तो वो टूटे हुए मटेरियल या सेडिमेंट्स को अपने साथ ले जाती हैं। देन जब वेव्स इसी मटेरियल को किनारों पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं, तो उसी से फॉर्मेशन होता है बीचेस और ड्यून्स का। बीचेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शोरलाइन दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन बट मे ऑकर एज पैचेस अलोंग इवन रग्ड शोर्स। मींस बीचेस हमें उन कोस्ट्स पर देखने को मिलते हैं जहां डोमिनेट करता है डिपोजिशन, जैसे कि लो सेडिमेंट्री कोस्ट, बट मे ऑकर अलोंग इवन रग्ड शोर्स। यहाँ रग्ड शोर्स का मतलब है हाई रॉकी कोस्ट, जहाँ डोमिनेट करता है इरोजन। इन कोस्ट की टोपोग्राफी काफी ज्यादा रफ होने के साथ साथ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं स्टीप स्लोप्स। इन कोस्ट पर हमें पैचेस में देखने को मिलते हैं बीचेस, क्योंकि इन कोस्ट पर लगातार इरोजन की वजह से जो जगह खाली हो जाती है वो डिपोजिशन के जरिए फिल हो जाती है, जिससे हाई रॉकी कोस्ट पर भी पैचेस में फॉर्मेशन होता है बीचेस का। अब अगर डिटेल में इनके फॉर्मेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स मेकिंग अप द बीचेस कम्स फ्रॉम द लैंड कैरिड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स और फ्रॉम वेव इरोजन। मींस बीचेस का फॉर्मेशन होता है मेनली सैंड या रॉक्स के सेडिमेंट से। बट ये सेडिमेंट्स आते कहाँ से हैं? तो ऐसा होने के दो रीजंस हैं। पहला, वेव इरोजन, यानी वेव्स ने कहीं पर किया होगा इरोजन, देन उसे इरोडेड मटेरियल को वेव्स किनारों पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, या फिर स्ट्रीम्स और रिवर्स अपने साथ जिन सेडिमेंट्स को लेकर जाती हैं उन्हें सी या ओशन में मर्ज होने से पहले कोस्ट्स के आसपास डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है बीचेस का। इन शॉर्ट्स हम कह सकते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट्स पर बीचेस के फॉर्मेशन के लिए सेडिमेंट्स आते हैं वेव्स के इरोजन और साथ में लैंड से फ्लो होने वाली रिवर्स से। Now beaches are temporary features, means coastal areas पर बनने वाले ये beaches एक temporary feature हैं। ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ओशन में आने वाले टाइड्स, वेव्स, करंट्स, स्टॉर्म्स लगातार इन बीचेस को चेंज करते रहते हैं। मेनली ये नेचुरल फोर्सेस इन बीचेस का इरोजन, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करते रहते हैं। इन प्रोसेसेस की वजह से कोस्टलाइन का शेप लगातार चेंज होता रहता है, जिससे कई बार ये बीचेस डिसअपेयर हो जाते हैं। द सैंडी बीच विच अपीयर सो परमानेंट मे बी रिड्यूस्ड टू अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ कोर्स पेबल्स इन सम अदर सीजन। मींस सैंडी बीच जो देखने में परमानेंट लगते हैं वो भी सीजन चेंज होते ही एक नैरो स्ट्रिप में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानसून के टाइम पर जब सी का लेवल राइज होता है तब वेव्स कोस्टलाइन को ज्यादा अप्रोच करती हैं, जिससे वो सैंड को बहाकर अपने साथ ले जाती हैं, जिससे इन कोस्ट्स पर अब केवल कोर्स पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर ही बचते हैं। एक्चुअल में बीचेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सैंडी बीच, जिसके बारे में हमने अभी जाना, शिंगल बीच एंड कोरल बीच। सैंडी बीच फाइन सैंड पार्टिकल से बने बीचेस को कहा जाता है सैंडी बीच। मेनली ज्यादातर बीचेस बने होते हैं सैंड साइज्ड मटेरियल से। बीचेस कॉल्ड शिंगल बीचेस कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स, इवन कोबल्स। मींस शिंगल बीचेस बने होते हैं बहुत छोटे छोटे कंकड़ या थोड़े बड़े पत्थर से, जिन्हें कोबल्स कहा जाता है। कोरल बीचेस ये बने होते हैं टूटे हुए कोरल्स या शेल्स से, और ये मेनली फॉर्म्ड होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बीचेस। नाउ जस्ट बिहाइंड द बीच द सैंड्स लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच surface will be deposited as sand dunes. Sand dunes forming long ridges parallel to the coastline are very common along low sedimentary coasts. Means wind के blow होने से या waves के द्वारा sand को push करने से beaches के पीछे coastal areas पर formation होता है sand dunes का।
मेनली सैंड ड्यून्स कोस्टलाइन के पैरेलल बनी लॉन्ग रिजेस को कहा जाता है, जिनका फॉर्मेशन होता है लो सेडिमेंट्री कॉस्ट पर। आप इस इमेज को देखिए। इन बीचेस से वेव्स या विंड के ब्लो होने से सैंड इन बीचेस के पीछे जमा होने लगती है, जिससे फॉर्म्ड होते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है सैंड ड्यून्स। तो कुछ इस तरह फॉर्म्ड होते हैं बीचेस एंड सैंड ड्यून्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दी गई बुक्स को बाय कर सकते हैं, या इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो में दिए गए सैंपल पेपर्स को भी बाय कर सकते हैं। और अदर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। अब आते हैं अदर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पर, जिसमें शामिल है बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। A ridge of sand and shingles formed in the sea in the offshore zone from the position of low tide waterline to seaward, laying approximately parallel to the coast, is called offshore bar. मीन्स जब सीवर्ड यानी सी की तरफ मूव करते हैं तो हमें शोर लाइन के पैरेलल सैंड और शिंगल के डिपोजिशन से बनी रिजेस देखने को मिलती हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑफशोर बार्स। ये बार्स वाटर के अंदर सबमर्ज यानी डूबे हुए होते हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि सैंड ड्यून्स भी कोस्टलाइन के पैरेलल होते हैं, बट सी के अंदर नहीं, बल्कि इनका फॉर्मेशन बीचेस के पीछे होता है, जबकि इन बार्स का फॉर्मेशन सी या ओशन के अंदर शोर लाइन के पैरेलल होता है, जिन्हें ऑफशोर बार्स कहा जाता है। एन ऑफशोर बार्स which is exposed due to further addition of sand is termed a barrier bar. मीन्स जब यही ऑफशोर बार्स और ज्यादा सैंड के जमा होने से ओशन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं तो इन्हें कहा जाता है बैरियर बार्स। द ऑफशोर बार्स एंड बैरियर्स कॉमनली फॉर्म अक्रॉस द माउथ ऑफ अ रिवर और एट द एंट्रेंस ऑफ अ बे। मीन्स अक्सर इन बार्स और बैरियर बार्स का फॉर्मेशन रिवर्स के माउथ या बे के एंट्रेंस पर होता है। एक्चुअल में होता कुछ ये है कि जब रिवर सी या ओशन में जाकर मिलती है तो वो कैरी करती है बहुत सारा सेडिमेंट, जिससे रिवर की स्पीड बहुत कम होने लगती है। अब रिवर उन सेडिमेंट्स को कोस्टल एरियाज के आसपास जमा करती है, या वो सेडिमेंट्स ओशन में गिरकर जमा होने लगते हैं। टाइम के साथ ये सेडिमेंट्स रिवर के माउथ के पास, मीन्स वो पॉइंट जहाँ रिवर ओशन में मर्ज होती है, वहाँ पानी के नीचे रिज की फॉर्म में जमा होने लगते हैं। जब तक ये बार्स शोर के पैरेलल पानी में सबमर्ज्ड रहते हैं तब तक इन्हें कहा जाता है ऑफशोर बार्स, और जब ये लगातार हुए डिपोजिशन से पानी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं तो ये कहलाते हैं बैरियर बार्स। अब सेम इसी तरह इनका फॉर्मेशन बे के एंट्रांस पर भी होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है बे। इन बे के एंट्रांस पर जब पानी का फ्लो स्लो हो जाता है तो सेडिमेंट्स इन बे के एंट्रांस पर जमा होने लगते हैं, जिन्हें बार्स कहा जाता है, और जब ये पानी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं तो इन्हें बैरियर बार्स कहा जाता है। Sometimes such barrier bars get keyed up to one end of the bay when they are called spits. मीन्स जब ये बैरियर बार्स हेडलैंड को ज्वाइन कर लेते हैं तो इन्हें कहा जाता है स्पिट्स। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि बे के इस पार्ट को कहा जाता है हेडलैंड। अब कई बार हेडलैंड का एक हिस्सा लगातार डिपोजिशन के जरिए कनेक्ट होने लगता है बैरियर बार्स से। इनके कनेक्ट होने के बाद इसे कहा जाता है स्पिट। द बैरियर bars and spits at the mouth of the bay gradually extend, leaving only a small opening of the bay into the sea, and the bay will eventually develop into lagoon. मीन्स अब इस बे के माउथ पर बैरियर बार्स और स्पिट्स धीरे धीरे डिपोजिशन की वजह से फैलना शुरू कर देते हैं, जिससे अब इस बे का सिर्फ एक छोटा पोर्शन ही खुला रह जाता है। इस छोटी सी ओपनिंग को कहा जाता है इनलेट, और अंदर वाले कवर्ड पानी के एरिया को कहा जाता है लगून, और कुछ टाइम बाद ये इनलेट भी बंद हो जाता है। लगून्स जिसे सॉल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है, ऐसे लगून्स हमें केरला में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। द लगून्स गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली बाय सेडिमेंट्स कमिंग फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम द बीच इटसेल्फ, एडेड बाय विंड, एंड अ ब्रॉड एंड वाइड कोस्टल प्लेन्स में डेवलप रिप्लेसिंग अ लगून। मीन्स अब टाइम के साथ ये लगून्स भी रिवर और वेव्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से फिल होने लगते हैं। इसके अलावा विंड जो सेडिमेंट्स अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, उन्हें भी लगून्स में डिपॉजिट कर देती है, जिससे धीरे धीरे ये लगून सेडिमेंट से फिल होने लगते हैं, और इनके फिल होने के बाद इन लगून्स को रिप्लेस कर डेवलप होते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो ये थे कोस्टल एरियाज पर बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जिसमें शामिल थे बीचेस एंड ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। अब अगर आपसे पूछा जाए
क्या इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की कोई सिग्निफिकेंस भी है? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कोस्टल एरियाज को नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं सी या ओशन में आने वाले स्टॉर्म्स और सुनामी से, या कहा जा सकता है कि इनके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। पर कैसे? तो सबसे पहले आते हैं ऑफशोर बार्स पर। ये बड़ी बड़ी वेव्स के सामने आने वाले फर्स्ट बैरियर होते हैं। जब स्टॉर्म वेव्स एंड सुनामी वेव्स कोस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं, तब ये ऑफशोर बार्स इन वेव्स की बहुत सी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इन वेव्स की हाइट और स्पीड शोर तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है और इसी वजह से बीचेस और ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंचने पर इनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। देन आते हैं बैरियर्स एंड बीचेस। मेनली हम जानते हैं कि ये बीचेस बने होते हैं सैंड, पेबल्स और कोबल्स जैसे मटेरियल से। जब वेव्स इन बीचेस को हिट करती हैं, तो ये मटेरियल उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे इन कोस्टल एरियाज पर वेव्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब बीचेस के पीछे आते हैं सैंड ड्यून्स, जो एक नेचुरल वॉल की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब तेज लहरें इन कोस्टल एरियाज को हिट करती हैं, तो ये ड्यून्स उन्हें आगे जाने से रोक देते हैं। मेनली ये कोस्टल एरियाज को फ्लड और एक्सेसिव इरोजन से बचाते हैं। अगर ये ड्यून्स ना हो, तो सी का वाटर ह्यूमन सेटलमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है। अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट्स पर हमें देखने को मिलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो सी के खारे पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। इन ट्रीज के रूट्स एक जाल की तरह सॉइल को जकड़ कर रखती हैं, जो वेव्स की स्पीड को कम कर देती हैं, जिससे स्टॉर्म वेव्स और सुनामी वेव्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है और कोस्टल एरियाज के नजदीक रहने वाले लोगों तक पहुंचते पहुंचते इन वेव्स का इम्पैक्ट कम होने लगता है। तो देखा आपने, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमें ये भी याद रखना है कि हम इन कोस्टल एरियाज के सेडिमेंट बजट को डिस्टर्ब ना करें। सेडिमेंट बजट से यहाँ मतलब है कोस्टल एरियाज में सैंड और सेडिमेंट के आने और जाने का बैलेंस। मेनली किसी बीच या कोस्टल एरिया में सैंड और सेडिमेंट कितने जमा हो रहे हैं और कितने बहकर जा रहे हैं, उसका बैलेंस होना कहलाता है सेडिमेंट बजट। अब अगर सेडिमेंट बजट बैलेंस में नहीं रहेगा, मीन्स अगर जरूरत से ज्यादा सैंड को इन कोस्ट से निकाल दिया जाए या इन कोस्टल एरियाज के नियर ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाए, तो यहाँ जरूरत से ज्यादा इरोजन होगा, या कहा जा सकता है कि सेडिमेंट बजट बिगड़ने लगेगा, जिससे ह्यूमन सेटलमेंट को डायरेक्ट खतरा हो सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि इन कोस्टल एरियाज को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो फाइनली अब हम एक और जियोमॉर्फिक एजेंट वेव्स और करंट्स को और इनसे बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को भी खत्म कर चुके हैं। अब इस चैप्टर से बचा हुआ हमारा लास्ट जियोमॉर्फिक एजेंट है विंड, जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।